हेलो स्टूडेंट्स, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में हम लोगों ने ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को पढ़ा। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज की स्पेशली ग्लूकोज की रिएक्शन, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो आप समझ लेना कि कार्बोहाइड्रेट चैप्टर आपका 90% कंप्लीट हो गया है। क्योंकि अगर इसके स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाती है तो ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं अब जो डाइसैकेराइड्स लूंगा उनकी स्ट्रक्चर भी समझना मुश्किल नहीं है। अगर डाइसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर समझ में आ जाती है तो जो पॉलीसैकेराइड की बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स आएंगी उनको भी समझना कोई मुश्किल नहीं है। तो ग्लूकोज अच्छी तरह आपको समझ लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। अब मैं कुछ डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा। कुछ डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। एपीमर क्या होते हैं, और एक आध मैं कुछ रिएक्शंस भी लूँगा। हालांकि उन रिएक्शंस का एनसीईआरटी से कोई रिलेशन नहीं है, मेन में भी वो कभी पूछी नहीं गई है, एडवांस में भी कभी नहीं पूछी गई है। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा देने के चक्कर में मैं आप लोगों को वो रिएक्शंस बताऊंगा। तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एपीमर, हेडिंग डाल लीजिए एपीमर। एपीमर, ये भी जैसे मर लिखा हुआ है आइसोमर, तो है तो कोई आइसोमर ही। तो आपने एनोमर याद करो, एनोमर कुछ हुआ करता था। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने एनोमर पढ़ाया था। एनोमर मैंने बताया था डायस्टीरियोमर है जिनमें केवल एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, केवल एक कायरल कार्बन पे। और वो कायरल कार्बन कौन सा था? वो था एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन जिसको बोला जाता है हेमी एसिटाइल या हेमिकीटाइल वाला कार्बन, केवल उस कार्बन पे साइक्लिक फॉर्म में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन था, तो उसे एनोमर कहा था। जैसे अल्फा ग्लूकोज एंड अल्फा फ्रक्टोज एक दूसरे के एनोमर थे। अब आते हैं एपीमर में। एपीमर बिल्कुल डिफरेंट है। एपीमर भी डायस्टीरियोमर है, इनमें भी केवल एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज है। और तीसरा पॉइंट यह है कि वो जो एक कायरल कार्बन होना चाहिए वो एनोमेरिक कार्बन नहीं होना चाहिए, वो हेमी एसिटाइल वाला कार्बन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ और होना चाहिए, है ना। डेफिनेशन लिखिए। Such type of diastereomers, such type of diastereomers in carbohydrate which have different configuration, which have different configuration only on one chiral carbon, only on one chiral carbon। और ये कायरल कार्बन कौन सा होना चाहिए? एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन आपको मैंने बताया था वो कार्बन जो कि हेमी एसिटाइल या हेमिकीटाइल वाला कार्बन हो। तो हेमी एसिटाइल हेमिकीटाइल वाले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसे तो एनोमर कहेंगे। इसके अलावा किसी और कायरल कार्बन पे, केवल एक कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसे एपीमर कहा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल देखो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में बनाया जा सकता है। एनोमर तो केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं, एपीमर ओपन चेन में भी बना के शो किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देखो, जैसे डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर C2 एपीमर। C2 एपीमर मतलब इनके सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, मैनोज का स्ट्रक्चर याद ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद कर लेना कि C2 एपीमर अपने आप पता पड़ जाएगा। डी ग्लूकोज एंड डी एलोज आर C3 एपीमर, कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर
C4 एपिमर्स, और ऐसे बहुत से हो सकते हैं। जैसे और ले सकता हूं, जैसे मैं डी राइबोज एंड डी एराबिनोज, ये दोनों पेंटोज हैं, ऊपर वाले तो सारे हेक्सोज हैं। तो डी राइबोज एंड डी एराबिनोज भी एक दूसरे के C2 एपिमर होते हैं, क्योंकि इनके सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। आप लोगों को इनका स्ट्रक्चर याद नहीं होगा, हालांकि राइबोज एराबिनोज का स्ट्रक्चर जनरली स्टूडेंट याद रखता भी नहीं है, हालांकि मैं बता चुका हूं। फिर भी मैनोज, एलोज और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने बताया नहीं है, मैनोज का तो फिर भी बताया है। मैं यहाँ कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, तुम ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके बेसिस पर आइडिया लगाइए कि कौन सा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर तो बनाया है ये वाला, कि यहाँ सारे OH सेम साइड है। तो बताओ ये वाला जो कंपाउंड मैंने बनाया है, जो कि एक हेक्सोज है, ये इसका नेम क्या होना चाहिए? एक और बनाता हूं, यहां OH है, ये OH यहां है, इस जगह OH है, यहां OH है, H H H H एंड CHO, और इसका नेम क्या होना चाहिए? एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसमें ये OH यहाँ है, ये OH यहाँ है, ये OH इस जगह है, ये तो कोई और स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये OH यहाँ है, ये OH यहाँ है। आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ऊपर, उसके बेसिस पे, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको आता है, अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आता है तो कोरिलेट करके पहचान लो कौन सा मैनोज है, कौन सा गैलेक्टोज है और कौन सा एलोज है। तो जल्दी से पहचानो, जल्दी से लिखो, इनके नेम लिखो, कौन सा डी ग्लूकोज है, कौन सा डी मैनोज है, फटाफट करो। लिखो। मैं देखो, मैंने ग्लूकोज में ये बताया था कि कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड होता है और रिमेनिंग कार्बन का OH राइट हैंड साइड होता है। तो ये रिमेनिंग कार्बन का OH राइट हैंड साइड है और कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए था। तो इस कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, कार्बन नंबर 3 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, तो ये C3 एपिमर है, मतलब ये डी एलोज है। समझ गए होंगे आप लोग, है ना, ये डी एलोज है। हाँ, नेक्स्ट, इसमें कार्बन नंबर 3 का OH लेफ्ट हैंड साइड है, 2 का राइट साइड है, बिल्कुल सही है। ये कार्बन नंबर 4 का OH भी राइट साइड होना चाहिए था ना, यहां गड़बड़ हुई है, ये वाला OH इस साइड होना चाहिए था। तो ये कार्बन नंबर 4 पे ये गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है, तो ये है डी गैलेक्टोज, है ना, गैलेक्टोज, सही ढंग से लिख देता हूं, गैलेक्टोज। इसमें कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है, 3 का तो लेफ्ट साइड होता है, 4 एंड 5 का तो राइट साइड ही होता है। कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, तो ये क्या है, डी मैनोज, मनोज, डी मैनोज। ठीक है, ये एपिमर की डेफिनेशन थी विद एग्जांपल्स। एक एपिमराइजेशन का मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिसका कोई यूज नहीं है, कोई पढ़ाता भी नहीं है और NCERT में तो नहीं दिया हुआ, बस ऐसे ही मेरे मन में आ रही है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बता दिया जाए, तो जो मेन में या एडवांस के लिए, केवल इन्हीं के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इसे ना पढ़ें, और तो तैयारी भी क्यों कर रहे हो। ठीक है, एपिमराइजेशन हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डालो एपिमराइजेशन, मिटा रहा हूं इसे तो मैं। एक छोटा सा पॉइंट है, एपिमर बनाए कैसे जाते हैं उसके लिए। मतलब ये थोड़ा सा मैं टच कर रहा हूं ओलंपियाड की तरफ। यहां हम लोग C2 एपिमराइजेशन पढ़ रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज किया जाता है ग्लूकोज के लिए, स्पेशली ग्लूकोज के लिए। तो देखो, ये कार्बन नंबर, ये 1, ये
2, 3, 4 एंड 5। अब ये जो फैक्ट बेस्ड रिएक्शन है, ऐसा नहीं अब यहां लॉजिक लगाने बैठ जाओ, है ना, तो है जो है रिएक्शन। कौन है ये? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन वाटर डालते हैं, तो ये वाला तो आपको समझ में आता होगा कि क्या बनेगा यहां पर, कार्बोनिक एसिड। तो ये बन गया कार्बोनिक एसिड। कार्बन नंबर 3 का OH ये है, कार्बोनिक नहीं ग्लूकोनिक एसिड, कार्बोनिक तो अलग होता है, ये है ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। जब ग्लूकोनिक एसिड को हीट किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, तो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है, तो इन्हें हीट किया जाता है तो लैक्टोन्स बनते हैं। लैक्टोन मतलब साइक्लिक एस्टर बनता है, साइक्लिक एस्टर लैक्टोन बनता है, जिसे सोडियम अमलगम प्लस HCl, सोडियम अमलगम HCl के साथ में रिड्यूस करने पर, ना इसे तो और भी आगे रिएक्शन करानी पड़ेगी, इसमें पहले पायरिडीन यूज करना पड़ेगा। एक बार वापस लिखें, इसमें डाल दिया जाता है पायरिडीन। पायरिडीन की प्रेजेंस में यहाँ एक थोड़ा सा टॉटमराइजेशन होता है और ये H शिफ्ट होकर यहाँ आता है और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इस जगह आ गया OH, यहाँ OH, और ये इस तरह से एक इक्विलिब्रियम स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ OH आया और यहाँ जैसा ग्रुप है वैसे ही रहने दो, CH2OH है, ये OH, ये OH। इतनी बार अगर आप स्ट्रक्चर बना लोगे ना, जितनी बार मैं बना रहा हूँ, आप भूलोगे ही नहीं स्ट्रक्चर कभी, लेकिन देख देख के बनाते हो ना, इस चक्कर में वो याद भी नहीं हो पाता है और ना इस तरफ के रह पाते हो ना उस तरफ के रह पाते हो। तो टॉटमराइजेशन होगा, टॉटमराइजेशन से जब ये H वापस यहाँ पहुँचेगा, तो H जब वापस यहाँ पहुँचेगा तो ये H लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, तो इसका वापस एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मेशन होता है, जो कि इस तरह का भी हो सकता है। कार्बन नंबर 3, 4, 5 में तो कोई चेंज करना नहीं है, ये बनता है। फिर इसे हीट किया जाता है, तो हीट करने पे ग्लूकोज, ये मैनोनिक एसिड है, ये है मैनोनिक एसिड। तो हीट करने पे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स को हीट जब किया जाता है तो साइक्लिक एस्टर बनते हैं। इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, ये तो केवल एक इंटरमीडिएट के फॉर्म में बीच में बना और अंत में गायब हो गया। तो यहां क्या बनेगा? साइक्लिक एस्टर फॉर्मेशन होता है, जिसे लैक्टोन कहा जाता है। और इस लैक्टोन को जब सोडियम अमलगम प्लस HCl के साथ रिड्यूस किया जाता है तो फिर बनता है C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज, विच इज दैट इज मैनोज, डी मैनोज। ठीक है, बस तुम्हारे सामने से ये रिएक्शन निकल जाए, याद हो तो ठीक है, ना याद हो तो जाने दो, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिख लो इसको। ये हो गया एपिमराइजेशन। जल्दी से कंप्लीट करो और आगे बढ़ जाओ, दिमाग पे जोर मत डालो इसमें बहुत ज्यादा। लिख लिया होगा आपने? तो ये एपिमराइजेशन था। एपिमराइजेशन के बाद में कार्बन चेन में किस तरह से लेंथनिंग की जाती है, पेंटोज से हेक्सोज कैसे बनाया जाता है, ये एक तो छोटा सा मेथड मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। एक फिशर क्लियानी सिंथेसिस है, वो भी केवल और केवल लिखने के लिए है। एक्चुअली क्या होता है कि तुम्हारे दिमाग में ये जब तुम्हारे सामने से गुजरती है ना, जैसे सोडियम अमलगम, पहले याद नहीं, कभी देखा नहीं होगा, पर वो भी कुछ रिएक्शन करता है, हल्का सा दिमाग में आइडिया रह जाता है, बस वो आइडिया ही देना है, वो आइडिया ही देना है। कभी ये क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं गया है, मेन में और एडवांस में नहीं पूछा गया है। फिर आप बोलते हैं कि क्यों पढ़ाया गया? इसलिए पढ़ाया गया कि एग्ज़ाम की तैयारी ओलंपियाड वाले स्टूडेंट भी करते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट भी इन वीडियोस को देखते हैं। और कुछ रिएजेंट, अटपटे से रिएजेंट जब सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ दिमाग में क्लिक करता है
और एक्चुअली कॉन्सेप्ट ओलंपियाड में क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और ऐसे अननोन सी रिएक्शन पूछी जाती है जो आप जानते नहीं हो, कभी पढ़ी नहीं है, पर हल्का सा एक आइडिया सा आपका दिमाग में होता है तो कई बार वो क्वेश्चन हम लोग निकाल ले जाते हैं, ऐसा होता है। तो बस उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया था, इसको लिख लो। एक रिएक्शन और बता रहा हूँ, वो भी केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, मेन और एडवांस में नहीं पूछी जाएगी, मैं श्योरली गारंटी लेता हूँ उसकी। लिखिए नेक्स्ट, एपिमराइजेशन के बाद में लेंथनिंग ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन को लेंथ कैसे इंक्रीज की जाती है, बढ़ाई जाती है। लेंथनिंग ऑफ एल्डोज। लेंथनिंग ऑफ एल्डोज एक सिंपल मेथड तो मैंने बताया ही था, HCN से रिएक्शन कराओ और फिर स्टीफन्स रिडक्शन करा दो। तो ये क्या पता क्यों नहीं करवाते। इस सिंथेसिस का नाम है किलियानी सिंथेसिस, किलियानी फिशर सिंथेसिस। इसमें जैसे मैंने एराबिनोज लिया जो कि एक पेंटोज है, पेंटोज से मैं हेक्सोज बनाऊंगा, तो इसमें यहाँ OH होता है, ये OH है, ये OH है, ये है डी एराबिनोज, डी एराबिनोज। इससे पहले इसे कन्वर्ट किया जाता है HCN से रिएक्शन करके साइनोहाइड्रीन में। अब जब साइनोहाइड्रीन बनेगा तो तुम्हें पता ही दिया था मैंने, इस जगह कायरल कार्बन बनेगा और कायरल कार्बन की दोनों सिचुएशंस आएंगे। तो ये वाला कार्बन नया नया बना है, ये पुराने कार्बन से हैं, और ये OH OH OH, और यहां OH राइट साइड में भी होगा तो लेफ्ट साइड में भी होगा। CH2OH, CnOH इस जगह H OH OH OH। ये ग्लूकोज जैसा कॉन्फ़िगरेशन है नीचे का, इनमें मैनोज जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इस साइनाइड को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट किया था, स्टीफन्स रिडक्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन फिशर ये किलियानी ने मिला के क्या पता क्या क्या किया है, पर रिएक्शन देख लो यार। इसका फिर क्या करते हैं, इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो, हाइड्रोलाइसिस कर दो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर हीट करोगे तो क्या बनाया था, अभी मैंने साइक्लिक एस्टर बनाया था, सोडियम अमलगम डाल देना उसके बाद में। तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर लो हाइड्रोलाइसिस करके। हाइड्रोलाइसिस से साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इनके कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेम आप जानते हो, एक का नेम ग्लूकोनिक एसिड है, दूसरे का नाम मैनोनिक एसिड है। दोनों एसिड आप बना दो। ये रहा ग्लूकोनिक एसिड, जिसमें थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड है। ये तो हो गया ग्लूकोनिक एसिड, और यहां मैनोनिक एसिड है, ये OH मैनोनिक एसिड, मैनोनिक एसिड। इनको हीट किया जाएगा पहले, तो हीट करने से साइक्लिक एस्टर बनेंगे, लैक्टोन बनेंगे, और उसके बाद में सोडियम अमलगम प्लस HCl से रिड्यूस किया जाता है, तो वो अपने अपने एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे। तो ये एल्डिहाइड इसका बनता है इस जगह, तो वो ग्लूकोज होता है, डी ग्लूकोज, और ये बनेगा डी मैनोज। तो ये रिएक्शन थी एक कार्बन इंक्रीज करने की, जो कि एक पेंटोज से हेक्सोज के आइसोमर बनेंगे, एपिमर बनेंगे हेक्सोज के। ठीक है, ये भी पढ़ो और छोड़ दो बस, मतलब लिख तो लो, लिखने के बाद कुछ टिक मार्क कर लो कि हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, रिवीजन के टाइम अपने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट एक और रिएक्शन है, उसका नेम बहुत बड़ा है, नेम लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बताया जा रहा है उसे तो तुम्हें पढ़ना चाहिए।
ग्लूकोज में, मैनोज में या फ्रक्टोज में, किसी में भी बेस डाल दिया जाए तो इन तीनों का मिक्सचर तैयार हो जाता है। उसका नेम क्या है? नेम मैं लिखता हूं, इसे लिख लो आप। उसका नेम तो मुझे देख के लिखना पड़ता है, देख के लिखता हूं, रुको 1 मिनट, पहले मिटाऊंगा इसे मैं। हाँ, एक बार ये देख लीजिए, नाम थोड़ा सा बड़ा था इसलिए मैंने पहले लिख दिया, लोब्रिडिब्राइन वन किंस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, लोब्रिडिब्राइन वन किंस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन। चलो छोड़ो नेम, नाम में क्या रखा है, काम देखो इसका। अगर ग्लूकोज में थोड़ा सा बेस डाल दिया जाए, और ग्लूकोज में ही नहीं, ग्लूकोज में डालो या मैनोज में डालो या फ्रक्टोज में डालो, इन तीनों में से किसी में भी डाइल्यूट बेस डाल दिया जाए तो कुछ देर बाद में वहाँ मिक्सचर तैयार होता है। और उस मिक्सचर में क्या क्या होता है? ग्लूकोज भी होता है, मैनोज भी होता है और फ्रक्टोज भी होता है। अगर आप केवल ग्लूकोज में बेस डालोगे तब भी तीनों का मिक्सचर बनेगा, केवल मैनोज में बेस डालोगे तब भी तीनों का मिक्सचर बनेगा, और फ्रक्टोज में बेस डालोगे तब भी तीनों का मिक्सचर बनेगा। इसे ही क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है लोब्रिडिब्राइन वन किंस्टिन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। पढ़ लो और लिख लो। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन टेक प्लेस ऑन isomerization reaction takes place and form a mixture of aldose and its C2 epimer and ketone like glucose, mannose and fructose। ठीक है, देखना क्या मैं कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि किसी भी, मतलब कि जैसे ग्लूकोज में आप बेस डाल देते हो, है ना, बेस डाल दो, OH माइनस डाल दो, या फिर केवल फ्रक्टोज में बेस डाल दीजिए, डाइल्यूट बेस, या फिर केवल मैनोज में डाइल्यूट बेस डाल दीजिए। मैनोज तो यहां लिखना है ना मुझे, मैनोज में डाइल्यूट बेस डाल दीजिए। तो ये इनमें किसी में भी डाइल्यूट बेस डालोगे तो एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और उस मिक्सचर में ग्लूकोज भी होगा, मैनोज भी होगा एंड फ्रक्टोज भी होगा। ये मिक्सचर बन जाएगा। और ये मिक्सचर क्यों बनता है? ये मिक्सचर बनता है वाया इनॉल टाइप का कौन जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है, टॉटोमेरिस के कारण बनता है। उसको आप समझना कैसे होता है। जैसे कि ये तो है ग्लूकोज, ये मान लेते हैं कि ये ग्लूकोज है, दिख रहा है ना, ये ग्लूकोज है, आर कॉन्फ़िगरेशन तुम समझते हो कैसा है। और मैनोज क्या होता है? मैनोज ये होता है कि इसमें यहाँ तो फ्रक्टोज बनाया ना, चलो फ्रक्टोज ही लिखूंगा उसी सीक्वेंस में। तो यहाँ तो है फ्रक्टोज, ये लो, और यहाँ क्या है इस जगह? मैनोज। ठीक है, जब से ही इनमें बेस डाला जाता है बेस डालने पर इनमें एक टॉटोमेरिक फॉर्म बनता है। जैसे H यहां से यहां चला गया, यहां चला गया तो डबल बॉन्ड तो यहीं बनेगा, यहां OH आया, यहां H आया, डबल बॉन्ड तो यहीं है। इसमें भी टॉटोमेरिज होगा तो H यहां चला गया तो डबल बॉन्ड यहां बना, इसमें टॉटोमेरिज होगा तो यहां से H उठकर यहां आ गया तो डबल बॉन्ड ये बना। तो ये इंटरमीडिएट बना, इन डाइऑल इंटरमीडिएट बना। अब वापस ये, क्योंकि इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है तो ये कीटो फॉर्म में जाएगा। अब ये कीटो फॉर्म से ये वाला जो इंटरमीडिएट है वो तीनों में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कि H जब वापस यहां आ जाए तो डबल बॉन्ड तो खत्म होगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। भैया H लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड आएगा? दोनों पॉसिबिलिटी है। लेफ्ट साइड आएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, राइट साइड में आएगा तो मैनोज बन जाएगा। अगर ये वाला OH में से H यहां चला गया तो यहां कीटोन बन जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा, जो कि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज जैसा है। इस तरह से इंटरकन्वर्ट होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट अपन को याद रखना है कि इनमें बेस डालने पर एक दूसरे के मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहां तो हम लोगों ने मोनोसैकेराइड्स पढ़ लिया और मोनोसैकेराइड से रिलेटेड कुछ बेसिक रिएक्शंस पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे डाइसैकेराइड्स। तो लिख लो यहां तक, तो हेडिंग डालता हूं मैं, डाइसैकेराइड्स ऑफ ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स इन कार्बोहाइड्रेट्स। मिटा रहा हूं।